आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी आज हम लोग सीखने वाले हैं। क्या करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में, कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है? Yes, यस। sir. I think you're audible clear. ओके डन। ये कैमरा आपको अलग से दिख रहा है या स्क्रीन पे हिंडर कर रहा है? I'm sorry, आपको ये sir. पीपीटीज आपको क्लियरली दिख रही है या नहीं दिख रही? Yes, sir. Yes, sir. Right in front of us. All clear. ओके डन डन। तो सबसे पहली बात, मैं आप सबको पहले तो वार्म वेलकम करूंगा कि आज आप लोगों ने वेबिनार अटेंड किया। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग की। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। अभी हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, नए नए नाम सुनते हैं, सबको नए नए नाम अच्छे लगते हैं। और अभी रिसेंटली थोड़े दिनों से नाम चल रहा है स्विंग ट्रेडिंग। कोई लोग कहते हैं हमेशा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी कॉन्सेप्ट, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग डेफिनेटली इतना नया नहीं है, एक पुराना नाम है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग होता क्या है। देखिए, मैंने इस मार्केट को दो तरीके से डिवाइड किया है। एक होता है ट्रेडिंग और एक होता है इन्वेस्टिंग। सिंपल भाषा में कहें, इन्वेस्टिंग का मतलब हमने आज पोजीशन बनाई और हम इस पोजीशन को थोड़े लंबे टाइम के लिए होल्ड करें, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जनरली बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है। कुछ लोगों के लिए 15 दिन भी लॉन्ग टर्म होते हैं और कुछ लोगों के लिए 15 साल भी लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं। तो इन जनरल जो लैंग्वेज हम डिसाइड करेंगे या आज डिस्कस करेंगे वो होगी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म की तरह ही लेना। तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट 2 साल से 10 साल के लिए करते हैं उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरा होता है मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी हमने 6 महीने से लेके 2 साल तक अपने पैसे को सोच के इन्वेस्ट किया है, तो उसे मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और तीसरा जो कि हमारा होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी हमने सोच के ही इन्वेस्ट किया कि हमारा पैसा 4 महीने से 6 महीने तक मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा। तो ये तो हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट। तो जब हम बात इन्वेस्टमेंट की करते हैं तो ये क्लीन एंड क्लियर है कि हम हमारे पैसे को एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उस पैसे से बड़े रिटर्न्स कमाने के लिए या जो भी रिटर्न हमें कमाना है उसके लिए सोच के आते हैं कि भाई इसमें 6 महीने, साल भर या 5 साल का टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि ट्रेडर्स हैं, आज के वेबिनार में ज्यादा अटेंडीज ट्रेडर्स हैं, हम सब स्पाइडर को यूज करते हैं, हम सब टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं, तो हमें ये 10 साल, 15 साल, 5 साल या 2 साल का पेशेंस नहीं होता। हम सब एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं। हम रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं। देखो, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि इन्वेस्टमेंट गलत है या ट्रेडिंग गलत है, या इन्वेस्टमेंट सही है या ट्रेडिंग सही है। ये दोनों सही है। इन्वेस्टमेंट इज फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड ट्रेडिंग इज फॉर इनकम क्रिएशन। ये जो लाइन है मैं सबको बताता हूँ दैट इन्वेस्टमेंट से हम वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, पर ट्रेडिंग से हम इनकम क्रिएट कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज ही इनकम है। इनकम होगी तो इन्वेस्ट करोगे और इन्वेस्ट करोगे तो वेल्थ क्रिएट होगी। तो कतई भी स्विंग ट्रेडिंग या ट्रेडिंग को लोग जो कहते हैं वो गलत होता है, वो कतई भी गलत नहीं होता। अभी जो ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग भी बहुत वेराइटीज की होती है। इसमें सबसे पहला होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हमने आज इन्वेस्ट किया और ये सोच के इन्वेस्ट किया कि हमारे रिटर्न या तो 4-5 दिन में आएंगे या 15-20 दिन में आएंगे, लेकिन हमें हमारा पैसा रोटेट करते रहना है। दूसरा होता है डे ट्रेडिंग, यानी हमने आज ट्रेड किया और आज की आज उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। और तीसरा होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब मिनटों वाला ट्रेड। आपने फटाफट से अपॉर्चुनिटी फाइंड की, ट्रेड जनरेट किया, 2-4-5 मिनट में अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया, पूरे दिन ये मशीन के साथ लगे रहे। तो काफी लोग स्कैल्पिंग पसंद करते हैं, काफी लोग डे ट्रेडिंग पसंद करते हैं और काफी लोगों को स्विंग ट्रेडिंग पसंद आता है। मुझे सबसे ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग पसंद आती है। वो क्यों, पहले ये समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है।
स्विंग ट्रेडिंग का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अगर आज कोई शेयर लिया है XYZ कोई भी स्ट्रेटेजी के साथ, आज हम पावरफुल स्ट्रेटेजी भी शेयर करने वाले हैं जो कि आपको डेफिनेटली स्विंग ट्रेडिंग में बहुत मदद करेगी। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम स्विंग ट्रेडिंग क्यों करें। हम डे ट्रेडिंग कर सकते थे, हम स्कैल्पिंग कर सकते थे, वो क्यों ना करें और स्विंग ट्रेडिंग क्यों करें? क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में भी तो अल्टीमेटली हमारा पैसा 2-3 दिनों के लिए या 15-20 दिन के लिए इन्वेस्ट हो सकता है। हम लॉन्ग टर्म क्यों ना करें? तो सबसे पहले इस क्यों का आंसर ढूंढना पड़ेगा कि स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग के क्या डिसएडवांटेजेस है और स्विंग ट्रेडिंग के क्या एडवांटेजेस है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्कैल्पिंग की, देखो स्कैल्पिंग का मतलब होता है ट्रेडिंग विदाउट मैनी रूल्स। स्कैल्पिंग मतलब ही कोई रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती। यहाँ फटाफट अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको ट्रेड लेना है। अगर 2-3 मिनट में आप सही पड़े तो आपकी किस्मत, गलत पड़े तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो ये सुनने में सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सच में वो स्कैल्पिंग ट्रेड करने आते हैं, वो दिन में 20 ट्रेड करते हैं, 20 ट्रेड में से 15 बार सही पड़ के 2-2 रुपए का प्रॉफिट भी कर लेते हैं। लेकिन जब 5 बार गलत पड़ते हैं और 5 बार अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो अपने सारे पैसे लूज कर देते हैं। सब लोगों को स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग बहुत मजा आता है, लेकिन स्कैल्पिंग का ही अगर दूसरा नाम मैंने रखा है तो वो है कैसीनो। आप फटाफट से खेल रहे हो, मिल गया तो अपना नसीब, चला गया तो अपना नसीब। तो ऐसे में मान लो आप बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेडर भी हो, लॉसेस को डिफाइन करना भी जानते हो, लॉस को बुक करना भी जानते हो, जो कि मैं जानता हूं ज्यादातर लोग नहीं जानते। हम लॉस में कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं, हमें लगता है यार अब रुको 5 मिनट, अभी कहाँ बाजार बंद हो गया है, हम और 5 मिनट वेट करते हैं। जो लॉस हमारा 5 रुपए का होता था वो 25 रुपए का हो जाता है। हम मान लीजिए कि हम 5 रुपए पे लॉस बुक करना भी जानते हैं, लेकिन इस तरीके से जब हम बार बार ट्रेड करते हैं, हम स्कैल्पिंग ट्रेड्स करते हैं, हम फटाफट ट्रेड्स करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि इस 9 से 3.5 में हमने इतने ट्रेड कर दिए कि फाइनली जो हमारा प्रॉफिट दिखता है 2000, और अगले दिन जब हमारे पास लेजर बैलेंस में 2500 माइनस होता है, तो पता चलता है हमने ब्रोकरेज कर दी 4500 की। जी हाँ, ये ज्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि वो स्कैल्पिंग में सिर्फ ट्रेडिंग में दिमाग लगाते हैं, उस टाइम यही भूल जाते हैं कि उनके 200-300 रुपए के प्रॉफिट के बदले जब उन्हें ब्रोकरेज का लॉस आएगा, वो बड़ा लॉस आएगा और धीरे धीरे वो अपने कैपिटल को लूज कर देते हैं। ये तो थी डे ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग की प्रॉब्लम। अब बात करते हैं डे ट्रेडिंग की प्रॉब्लम। डे ट्रेडिंग डेफिनेटली स्कैल्पिंग से बेटर है। स्कैल्पिंग डे ट्रेडिंग का ही पार्ट है, बट फिर भी स्कैल्पिंग से बेटर क्यों है? बिकॉज उसका एक मेन कारण है कि यहाँ पर आप फिर भी थोड़ा वेट करते हैं। आप 15-20 मिनट का वेट करके ट्रेड सेटअप बनाते हैं, आप शांति से अपनी स्ट्रेटेजी को ट्रेड बनाने देते हैं, और उसके बाद जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके ट्रेड में थोड़े इमोशंस कम हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जब आपके इमोशन कम होते हैं तो आप स्ट्रेटेजी पे ज्यादा फोकस करते हैं। आपके इमोशंस कम होते हैं तो आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग को ज्यादा सिस्टमाइज करते हैं और अपने आप आपके ट्रेडिंग में डिसिप्लिन आता है। तो स्कैल्पिंग से बेटर मैं डे ट्रेडिंग को मानता हूं, क्योंकि यहाँ पर आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं होती। आपको दिन में 2-3 ट्रेड ही करने हैं, वो भी मौका मिला तो करने हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको उससे बेटर रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन यहाँ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप लॉस में आते हैं तो आप अपने डे ट्रेडिंग को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, सोचते हैं मेरे पास तो पैसा पड़ा है। आप 15 रुपए के लॉस को अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले दिन वो प्लस आएगा? 10 में से 2 बार, 8 बार वो प्लस आ गया, लेकिन 2 बार अगले दिन सेलर सर्किट पे खुला तो आपके पूरे 6 महीने की मेहनत को वो वेस्ट कर देगा। तो यही कारण है कि डे ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको 9:15 से 3:30 में अपने ट्रेड को वाइंड ऑफ करना पड़ेगा। आपको ना यहाँ पे 1-2% से ज्यादा का प्रॉफिट होगा और ना ही 1-2% से ज्यादा का लॉस होगा। लेकिन अगर आपने उस 1-2% के लॉस को 20% बना दिया तो डेफिनेटली एक बड़ा लॉस होगा। तो इसीलिए मैं डे ट्रेडिंग को भी इतना जस्टिफाइबल ट्रेडिंग नहीं कहता, इसीलिए मैंने चूज किया है स्विंग ट्रेडिंग। आज के लिए जो हमने टॉपिक चूज किया है
वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हमने ट्रेड बनाया ही ये सोच के कि हम इसमें या तो 5-10% का प्रॉफिट करेंगे या 5% का लॉस करेंगे। जब आपका लॉस एक सफिशिएंट परसेंटेज का होता है तो आप कभी भी देखिएगा अपने ट्रेड्स को पीछे जाके रिवाइंड करके देखिएगा कि अगर आपने एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस रखा होता तो शायद वो ट्रिगर नहीं होता और आपके ट्रेड्स फिर से प्रॉफिट में आ जाते। जब आप स्कैल्पिंग करते हैं, जब आप ट्रेड एडिंग करते हैं तो वहां आप अपने स्टॉप लॉसेस को 5% 10% नहीं रख सकते, बिकॉज वहां पे आपको कमाने की भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। पर जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, जब आप ये सोच के ही ट्रेड करते हो कि मेरा टारगेट 10% का होगा, तो आप डेफिनेटली 5% या 10% को भी अपने ट्रेड में जस्टिफाई कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो इस बात से एग्री करते हैं कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो आपके ट्रेड से रिलेट करता है? मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि हाउ मच ऑफ यू रिलेट दिस एज योर ट्रेडिंग सेटअप, कि ये डेफिनेटली आपके ट्रेड सेटअप में ऐसा आपने रियलाइज किया है? यस एवरीवन, ओके। आई होप मैं आप लोगों से शायद नहीं बात कर पाऊंगा। आपका जब क्वेश्चन सेशन होगा तब हम लोग आपसे डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आज हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग और कह सकते हैं स्कैल्पिंग से बेटर है। अब क्या ये सच में लॉन्ग टर्म से भी बेटर है? इसे भी डिस्कस करना जरूरी है। देखो, लॉन्ग टर्म मतलब पेशेंस। आपने स्टॉक लिया और वो स्टॉक को आपने 3 साल होल्ड किया, वो अच्छे रिटर्न्स देगा, डेफिनेटली देगा। 5 साल में हो सकता है वो डबल भी हो जाएगा। लेकिन 5 साल तक जब आप अपने सारे कैपिटल को पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और 5 साल तक हम कुछ ना करें, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। हम तो यहाँ वेट करते हैं कि हर 2-5 दिन में हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिले, हम नया ट्रेड सेटअप करें। तो वो जो चीज अपॉर्चुनिटी लॉस होता है वो हमें कहीं ना कहीं बार बार सताता है और हम हमारे अच्छे खासे लॉन्ग टर्म वाले प्रॉफिटेबल ट्रेड को काट के किसी और ट्रेड में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करनी पड़ती। उसका मेन कारण क्या है कि यहाँ हमारा ट्रेड हमें पता है 15-20 दिन में फ्री हो ही जाएगा। हम ये सोच के ही ट्रेड करते हैं कि हमने ट्रेड किया या तो 10% का प्रॉफिट होगा या 5% का लॉस होगा, हमारे ट्रेड फटाफट से एग्जीक्यूट होंगे। और जब हम ऐसे महीने के 3-4 ट्रेड में 10% या 5% का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, मान लो एक ट्रेड में लॉस भी कर दिया, फिर भी जब 15% पैसा कमाने लगते हैं तो ये जो हमारी इनकम होती है ना, ये हमें कॉन्फिडेंस देती है कि यस, अब स्टॉक मार्केट मेरे लिए बना है, अब मैं स्टॉक मार्केट के लिए बना हूं, अब मैं इससे एक रेगुलर इनकम जनरेट कर पाऊंगा। और ये जो कॉन्फिडेंस आपको इसे बिजनेस बनाने के लिए सपोर्ट करता है, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। अगर ये कॉन्फिडेंस आप में आ गया कि आप हर महीने स्टॉक मार्केट से एक रेगुलर इनकम जनरेट कर पाओगे, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट ही नहीं करता है, सुपर बूस्ट करता है। और यही कारण है कि आज की तारीख में स्विंग ट्रेडिंग एक हॉट टॉपिक है। ये सबसे बेस्ट टॉपिक माना जाता है। मेरे भी यूट्यूब वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे, मैंने स्विंग ट्रेडिंग की वहां जब जब भी स्ट्रेटेजी शेयर की है, उनमें 3-4 लाख व्यूज आते हैं। लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं बट उनके पास सही प्लान नहीं है, उनके पास सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो आज हम डेफिनेटली मिले ही है एक सही स्ट्रैटेजी के लिए। तो आज की स्ट्रैटेजी को हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। अब आज की स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप किन किन सेगमेंट में इसे कर सकते हैं। तो आप चाहें तो स्ट्रेटेजी को कैश सेगमेंट में कर सकते हैं, आप चाहें तो स्ट्रेटेजी को फ्यूचर सेगमेंट में कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे ऑप्शन में भी कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपको इसे विदाउट हेजिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें आपका क्योंकि टारगेट 5, 10 या 15 दिनों में आता है। तो अगर आपका ट्रेड हेज्ड नहीं हुआ, अगर आपने इसमें सही स्ट्रेटेजी के साथ एक सही स्प्रेड नहीं बनाया, तो आपको थीटा टीके की वजह से लॉस हो सकता है। तो ऑप्शन में वैसे तो स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर करना है तो एक प्रॉपर हेज सेटअप के साथ ही आपको उसे करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं सीधा स्ट्रेटेजी पे कि आज की स्ट्रेटेजी में हमारे स्टेप्स क्या होंगे, हमें कैसे इसे करना है। उससे पहले कुछ खास डिसिप्लिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो भी करें उसे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही हमें फॉलो करना है।
मैं आपको आज जो भी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, आपको सबसे पहले उसमें कुछ खास ध्यान रखने होंगे। वो होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हो गया तो बात खत्म। जो हमने कहा वही यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि अगर हमने 5% का लॉस बेयर कर लिया तो अगले ट्रेड में वो कवर हो जाएगा, लेकिन अगर 5% को 25% बना दिया तो अगले 6 ट्रेड तक भी कवर नहीं होगा। तो पहला काम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ साथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। दूसरा है रिस्क रिवॉर्ड दूसरा है रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट। आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट मेंटेन करना है। और तीसरा है बी प्रैक्टिकल नॉट इमोशनल। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कंपनी चूज करते हैं चार्ट को देख के, लेकिन जब लॉस होता है तो हम उस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करने लग जाते हैं। हमने रिलायंस लिया था चार्ट को देख के और फिर लगता है कि नहीं यार, रिलायंस में क्यों लॉस बुक करना है, रिलायंस तो अच्छी कंपनी है। ये सबसे गलत चीज है जो कि एक ट्रेडर करता है, उसे ये कतई भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने जिस ट्रेड सेटअप को देखकर ट्रेडिंग का सिस्टम बनाया है तो आपका एग्जिट भी उसी ट्रेड सेटअप को देख के होना चाहिए। ये गलती मत करिए कि हमने ट्रेड किया टेक्निकल पे और फॉलो किया फंडामेंटल पे। ऐसे में तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये इंडसइंड बैंक का ही रिसेंट चार्ट उठाकर देख लीजिए। ये चार्ट अभी 1500 रुपए तक गया था। अगर इंडसइंड बैंक के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती तो आज वो 700 रुपए नहीं चल रहा होता। तो प्रॉब्लम्स है। अब आपने 1400 रुपए पे कोई ट्रेड सेटअप बनाया, उसमें 20 रुपए का स्टॉप लॉस था और आप खड़े रह गए अब 700 रुपए तक की इंडसइंड बैंक की सभी ब्रांचेस चल रही है, तो ये आपको कतई भी पैसे कमा के नहीं देगी। तो ये तीनों रूल्स को आपको फॉलो करना है, चाहे मेरी आज की स्ट्रेटेजी हो या कोई भी दूसरी कोई स्ट्रेटेजी आप सीखें, तो आप हमेशा इस सेटअप को ध्यान में रखिएगा कि हमें ट्रेडिंग अगर टेक्निकल के बेस पे करना है तो लॉस या प्रॉफिट भी टेक्निकल के बेस पे ही करना है। एंट्री अगर चार्ट के बेस पे होगी तो एग्जिट भी चार्ट के बेस पे होगा। एंट्री हमारी स्ट्रैटेजी के बेस पे होगी तो एग्जिट भी हमारी स्ट्रैटेजी के बेस पर ही होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है हमें? सबसे पहली चीज हमें ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करना है जो कि बुलिश मोमेंटम में हो। अभी बुलिश मोमेंटम क्या होता है? बुलिश मोमेंटम का मतलब हमारे को ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं जो कि लॉन्ग टर्म या पोजिशनली स्ट्रांग हो, यानी उनमें एक तेजी हमें देखने को मिल रही है और उस तेजी को हमें यूज करना है। दूसरा, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्टॉक्स मेक अ लिस्ट ऑफ सच स्टॉक। अगर आप जब ये लिस्ट बना लेते हैं, स्टॉक्स आपने ढूंढे, यहाँ 6500 कंपनी है, मैं कतई भी 6500 कंपनी को अपनी लिस्ट में नहीं मानता, मैं निफ्टी के टॉप 500 को ही अपनी लिस्ट में मानता हूँ। लेकिन 500 कंपनी में जब आप फिल्टर करेंगे आपको मुश्किल से 20 से 25 स्टॉक मिलेंगे जिनका मोमेंटम बुलिश होगा, जिनकी ताकत बुल साइड की ज्यादा होगी। तो वही 20 स्टॉक की आपको एक लिस्ट बनानी है और उसके बाद अब हम जो इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं, अब जो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने वाले हैं, अब वो सारे स्टेप्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि हमने कहा, हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम पहला काम तो ये करेंगे कि हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि अभी स्ट्रांगली ट्रेड करते हो। अब स्ट्रांगली ट्रेड करने वाले स्टॉक्स हमें कैसे मिलेंगे? तो इसका लिखिए स्टेप नंबर 1। आई होप आप सबके पास नोटबुक और पेन होगा। तो सबसे पहले हमारी स्ट्रैटेजी का नाम है स्विंग एंड मोमेंटम स्ट्रैटेजी। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। इसमें सबसे पहला स्टेप हमने क्या कहा? हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसे स्टॉक्स को जो कि मोमेंटम बुलिश हो, राइट? सो ये मोमेंटम बुलिश स्टॉक्स हमें कैसे मिलेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे EMA 200। इसके लिए हम यूज करेंगे EMA 200 कि जो भी स्टॉक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहे हैं, वो स्टॉक्स हमारी रडार पे होने चाहिए, राइट? ये हमारा हुआ पहला स्टॉक। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि अब हमें इन स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है। तो मेक लिस्ट ऑफ सच स्टॉक्स, राइट? अब हम इन सारे स्टॉक्स की
एक लिस्ट बना लेंगे। मान लीजिए अभी जैसे मार्केट डाउन है तो आपको हार्डली 15 से 20 स्टॉक ही ऐसे दिखेंगे कि जो ईएमए 200 के ऊपर हो। अब दूसरा, हमें इसमें एक सेटअप और भी डालना है कि अब हमें इसे वेरीफाई करना है कि क्या ये सच में अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो वो कैसे होगा, हाउ टू वेरीफाई द स्टॉक। तो इसके लिए हम एक और स्टेप यूज करेंगे जिसे कहते हैं SMA 100। कि जब भी ये स्टॉक SMA 100 के भी ऊपर हो तो ये दोनों चीजें उसको जस्टिफाई करती है कि ये स्टॉक अभी पावरफुल मोमेंटम में चल रहा है। अब हमने और जो स्टॉक्स हमारे पास 200 थे अभी फिल्टर होके वो और पहले हमारे पास स्टॉक 20 थे, अब वो फिल्टर होके 12-15 बच जाएंगे क्योंकि हमने 200 के साथ 100 को भी ऐड कर दिया है। और अब हमें चाहिए एक प्रॉपर एंट्री का सेटअप। ये दो चीजों के बाद अब हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा। ये हमारा मेन स्टेप होगा कि हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना है कि जो कि आज मोमेंटम के साथ नीचे से ऊपर जा रहा है। वो स्टॉक हमें कैसे मिलेगा, फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द एंट्री सेटअप। एंट्री सेटअप क्या है हमारा, एंट्री सेटअप का मतलब, एंट्री सेटअप क्या होगा हमारा, ये हमें कैसे मिलेगा, इसके लिए हम यूज करेंगे WMA 200, WMA 22 कि अब जब भी, नाउ व्हेनेवर द स्टॉक इज ब्रेकिंग WMA 22 from below and the candle closes above it, then we should buy the stock। ये हमारा मेन सेटअप है। देखिए सबसे पहली चीज, अब मैं आपको समराइज कर दूं, हमने पहले ये देखा कि हमें स्टॉक कौन सा चाहिए जो कि ईएमए 200 के ऊपर हो। फिर हमने देखा ऐसा स्टॉक चाहिए कि जो SMA 100 के भी ऊपर हो। और इसके बाद जो हमने तीसरा सेटअप यूज किया वो है WMA 22। अब वो जब जब भी 22 के WMA को नीचे से तोड़ के ऊपर जाएगा, कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाएगी, हम उस स्टॉक को बाय करेंगे। ये तीनों कॉम्बिनेशन जब हमारे लिए एक सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में ट्रांसफर होंगे, हमारा बाय का सेटअप बन जाएगा और डेफिनेटली ऐसे टाइम पे हमें बाय करना चाहिए। अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, उससे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें स्टॉप लॉस क्या रखना होगा। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा, लिखिए, द नियरेस्ट स्विंग लो। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, नियरेस्ट स्विंग लो, कि अभी वो रिसेंटली कहां से घूम के आया है, कि रिसेंटली उसने कौन सा नया लो क्रिएट किया है। और टारगेट क्या होगा, टारगेट हम इसमें इजीली रख सकते हैं 1:1.5 और 1:2। ये दोनों हमारा टारगेट सेटअप बन जाएगा। अब मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बता दी, मैंने पूरा सेटअप आपको बता दिया। अब हम इसको जाके देखेंगे स्क्रीन पे। इससे पहले अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो आप पूछ सकते हैं और फिर हम स्ट्रेटेजी की लाइव बैक टेस्टिंग करेंगे। यस, if the coordinator can help me to talk with the persons या उनके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो हम पहले उसे सॉल्व करते हैं और फिर आगे स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। Yes, sir, but I think the viewers are knowing all of it. जैसे आप explain कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है. There are no question marks as of now. We can still continue. Okay, done. Done. So we can continue with the same. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए ये पूरा सेटअप अपने स्पाइडर की स्क्रीन पे डाल दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एवरेज W22 लिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एवरेज SMA 100 लिया हुआ है और आप देख सकते हैं मैंने एवरेज EMA 200 लिया हुआ है। यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है 200 EMA की। आप यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये है SMA 100 की और आप यहाँ पर ये जो येलो लाइन देख रहे हैं ये है
WMA 22 की। ये तीनों कंडीशंस हमने यहाँ पर सेट की, और जैसे कि अभी मैंने आपसे रिसेंटली बात किया कि हमारा सेटअप क्या होगा कि जब भी प्राइस इनके ऊपर हो और बाद में जब भी वो इस येलो लाइन के नीचे से ऊपर जाके क्लोज दे, कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो इसके हाई पे हमें बाय करना। ये केपीआर मिल का स्टॉक है, कल ही हमें बाय के रडार पे मिला था, आज हमने इसको हाई पे बाय किया। तो आप देखिए कल का हाई क्या था 980 का, और आज का हाई क्या है 1035 का। ये जो 5% का मैंने आपको टारगेट 5, 10 या 15 दिनों के लिए दिया था, वो तो स्टॉक ने आज एक ही दिन में अचीव कर लिया। हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था उसके सामने 1:1.5 एक ही दिन में आ गया, और यही स्ट्रैटेजी की खासियत है कि आप इसमें जैसे ही ट्रेड को आइडेंटिफाई करोगे, आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने और भी ऐसे ही ट्रेड आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो आज हम इसको पहले लाइव रन करते हैं कि आज के दिन में ऐसे कोई स्टॉक है जिसमें ये। यस सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स से, शैल आई शेयर इट राइट अवे बिकॉज फिर वो कंफ्यूज ना हो जाए। मैं आपको पहले शेयर कर दूं क्वेश्चंस। इट वुड बी सर, पहले तो बेटर। पूछा गया है कि व्हाट इज द टाइम फ्रेम सर, हाँ, डेली चार्ट पे लेना है या डेली ओके। चार्ट। द नेक्स्ट इज सर, उन्होंने ऐसे पूछा है कि वाई WMA 22 सर एंड वाई नॉट 26 और 13E, यस, एक्सपोनेंशियल 26 क्यों नहीं और E13 क्यों नहीं? एग्जैक्टली, ये भी हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहला, एक्सपोनेंशियल 26 इसलिए नहीं क्योंकि वो एक प्रॉपर नंबर भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात 22 क्यों है पहले मैं वो बताऊंगा, तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। उन दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, एक महीने में 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। हम इस चीज को ही इग्नोर कर देते हैं, तो एक महीने का जो 22 ट्रेडिंग सेशन है, मैंने उसी को अपनी स्ट्रेटेजी में लिया है कि 22 दिन अगर मैंने देख लिए तो मेरे लिए वो काफी है। तो ये 22 दिन है, इसका मतलब 26 दिन नहीं है, क्योंकि अगर मैं 26 करूंगा तो दूसरा महीना आ जाएगा, और दूसरे महीने के 4 दिन मेरे ट्रेड को अफेक्ट करेंगे। अब रही बात EMA या WMA 13 क्यों नहीं, देखो 13 एक बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं 9 की, 13 की, तो आपको ऐसे इंडिकेटर्स लगाने की जरूरत ही क्या है, वो तो ऑटोमेटिकली प्राइस से ही रिफ्लेक्ट होगा। मैं अगर यहाँ पे 9 या 13 का इंडिकेटर डाल दूंगा तो वो तो बिल्कुल प्राइस के साथ साथ बनेगा, तो आपको इतनी बार एंट्री और इतनी बार एग्जिट मिलेगा, आप कहेंगे कि यार मैं पैसे कमा रहा हूँ या ओवरऑल गंवा रहा हूँ। तो हमें एक सफिशिएंट डिस्टेंस वाला एवरेज यूज करना चाहिए। देखिए कभी भी कोशिश करिए कि 22 या 20 से कम का एवरेज अपने चार्ट पैटर्न पे मत लगाइए, क्योंकि अगर आप लगाएंगे तो मैं आपको वो सेटअप पे दिखाता हूँ कि आपको इतने ज्यादा एंट्री एग्जिट सिग्नल्स आएंगे। यहाँ पर मैंने जो सेटअप बना रखा है इसमें 9 है। अब ये जो 9 है, ये 9 मतलब ही आप समझो प्राइस हो गया। अब यहाँ पर मैं 13 करूंगा तो ये थोड़ा ही डिफरेंस आएगा। ये बार बार दिलवाता है, बार बार बिकवाता है, तो आपका जो ट्रेड सेटिंग होगा वो पूरा कंफ्यूजन में चला जाएगा, और आप अल्टीमेटली गंवाने की, पैसे बनाने की जगह गंवाना शुरू कर देंगे। तो आई होप ये 22 और 26 वाला कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर होगा कि 22 क्यों। आप मेरे कोई भी ट्रेडिंग सेटअप में देखिए 22 का हमारा स्पेशल सेटअप होता है, जो कि मैं फॉलो करता ही हूँ। मेरी जो YouTube पे सबसे वायरल वीडियो गई थी, उसमें हमने यूज किया है WMA 44। देखो आज मैं चाहता तो WMA 44 पे भी आप लोगों का वीडियो बना सकता था, या आप लोगों का वेबिनार ले सकता था, लेकिन ये क्यों नहीं किया, बिकॉज आप लोगों ने ये वेबिनार अटेंड किया है फास्ट ट्रेडिंग के लिए, मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कि हमारा पैसा 4, 5, 10 दिन या 15 दिन में फ्री होना चाहिए। तो 15 दिन में हमें थोड़ा छोटी टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। तो ये 22 वाली जो टाइम फ्रेम है, अब यहाँ पर देखिए ये रैंडमली चार्ट ओपन हुआ है SBI कार्ड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से इस दिन के बाद ये प्राइस ब्लू और ग्रीन दोनों लाइन के ऊपर है। अब जब जब भी ये येलो को नीचे से ब्रेक करके ऊपर जाए, हमें बाय करना है। जब जब भी ये येलो को नीचे से ऊपर जाए, हमें बाय करना है। जब जब भी ये येलो को ब्रेक करके नीचे से ऊपर जाए, हमें बाय करना है। और अभी रिसेंटली देखिए ये ऊपर गया, बट क्या इसका हाई ब्रेक हुआ? नहीं हुआ।
जब तक हाई ब्रेक ना हो तब तक बाय नहीं करना है। हाई ब्रेक होगा फिर क्या करना है वो अभी हम सीखेंगे। यस, और क्या क्वेश्चन है? सर वही था कि ऑन व्हाट बेसिस द मूविंग एवरेज इज डिसाइडेड, जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ, बेसिस तो मैंने एंड बता ही दिया कि क्यों लिया है। राइट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईएमए, एसएमए एंड डब्ल्यूएमए? एंड वन ऑफ द व्यूअर्स इज नॉट वेरी वेल अवेयर कि डब्ल्यूएमए होता क्या है एग्जैक्टली। ओके, वन ऑफ द व्यूअर इज नॉट। देखिए, एवरेज अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं तीनों को बता सकता हूँ। एवरेज तीन तरीके का होता है। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको हम एसएमए कहते हैं। यानी एसएमए का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब 1+2+3 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम नंबर्स को इस तरीके से या 10 दिन की एवरेज क्लोजिंग प्राइस को जोड़ते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं तो वो हो गया हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है। लेकिन दूसरा जो बहुत ही जबरदस्त एवरेज होता है उसे कहते हैं WMA, यानी वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज का मतलब ये चीज कहता है कि 1 से 10 दिन के प्राइस को आप एक साथ 10 जोड़ते हो, 10 से डिवाइड करते हो, तो ये कहीं ना कहीं एक के साथ या 10 के साथ जस्टिफाइबल थिंग नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम चेंज हो गया है, 10 अभी सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, तो आप एक को भी उतना ही वेटेज क्यों दे रहे हो? टाइम तो आगे बढ़ चुका है। ऐसा ही होता है ना, अगर आप 200 दिन का मूविंग एवरेज देखते हो मतलब आपने ऑलमोस्ट एक साल का मूविंग एवरेज देख लिया। अब एक साल पहले की प्राइस का और आज का वेटेज एक नहीं होना चाहिए, तो ये कहते हैं कि आज वाली प्राइस को ज्यादा वेटेज दो और पहले वाली प्राइस का वेटेज कम कर दो। इसका मतलब होता है वेटेड मूविंग एवरेज। ये क्या करते हैं, अभी रिसेंट टाइम को ज्यादा वेट देते हैं और पुराने टाइम को कम वेट देते हैं। तो ये एसएमए के बाद का डेवलपमेंट था। और इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुआ जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ये इनके भी बाद का इनोवेशन है। इन्होंने कहा इतनी मेहनत भी कौन करेगा कि पहले वाले का वेट कम करो, इसका वेट बढ़ाओ, ऐसा करो वैसा करो। ऐसा सिंपल से कहा, जो रीसेंट टाइम है उससे एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जो अभी वाले टाइम है एक रैंडम फैक्टर होता है, उसे एक्सपोनेट किया जाता है, यानी उसे ऑटोमेटिकली बड़ा कर दिया जाता है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब होता है रिसेंट टाइम का वेटेज। ना आपको सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है, वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है, ना ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करना है। आपको तो सीधा स्पाइडर पे आना है, स्टडी पे जाना है, एवरेज में जाना है और एवरेज में जाके अगर यहाँ पैरामीटर में आप एस लिखेंगे तो सिंपल हो जाएगा, डब्ल्यू लिखेंगे वेटेड हो जाएगा, और अगर यहाँ पे डब्ल्यू को हटा के ई लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। जो भी दिन आपको पसंद करने हैं, 22 दिन, 100 दिन, जैसा जैसा मैंने स्टेप आपको बताए हैं वो स्टेप्स आपको यहाँ फॉलो करने हैं और उसके बाद ही आपको अपने ट्रेड सेटअप्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करने हैं। ओके, अब पूछिए और क्या डाउट्स हैं? सर एक और व्यूअर ने ये भी पूछा है कि व्हाट आर द टिक क्वेरी कंडीशंस दैट आर बीइंग यूज्ड हियर? यस, द टिक क्वेरी कंडीशंस के लिए तो आई होप द स्पाइडर हेल्प डेस्क विल बी बेटर ऑप्शन कि वो आपको ज्यादा अच्छे से हेल्प करेंगे। फिर भी अगर आप में से कोई स्पाइडर चलाना जानते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कैसे आप इनमें ये बना सकते हैं। आपको सबसे पहले ऐसे स्टॉक चाहिए जो कि एक्सपोनेंशियल 200 के ऊपर हो, फिर ऐसे स्टॉक चाहिए जो कि 100 एसएमए के ऊपर हो, और उसके बाद ऐसा स्टॉक चाहिए कि दोनों इनके ऊपर होने के बाद अगर वो जब भी 22 को नीचे से काट के ऊपर जाए तो हमारे रडार पे आना चाहिए। जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉक्स को फिल्टर कर देगा और आपके पास आ जाएगा सिप्ला। देखिए, सिप्ला ने आज ही हमारी कंडीशन को ओके किया है। वो 200 के ऊपर था, 100 के ऊपर था और आज गैप अप के साथ येलो लाइन के भी ऊपर चला गया। अगर कल सिप्ला अपने इस 1520 के हाई के ऊपर ट्रेड करता है तो सिप्ला हमारे लिए हमारी स्ट्रेटजी में बाय बनेगा। ऐसे ही ग्लैक्सो में देखिए, पहले जब बाय दिया था कहां तक लेके गया और आज फिर से ये बाय दे रहा है, तो कल ग्लैक्सो भी अगर हाई को ब्रेक करे तो बाय बनता है। यहाँ पर देखिए, होम फर्स्ट
ये सबसे पावरफुल अपॉर्चुनिटी कहलाती है कि जब ये तीनों को एक साथ ब्रेक करके जाए। अब ये कैसे कैसे क्या क्या करना है वो भी मैं आप लोगों की क्वेरीज के बाद वापस से सॉल्व करूंगा। तो आपके सामने मैं ये सब कुछ यहाँ पे डायरेक्टली शो कर रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनते हैं। यस, अब और क्या क्वेरीज हैं? सर नो क्वेरीज, आप कंटिन्यू कर सकते हैं आपका प्रेजेंटेशन सर जी। ओके डन। सो अब हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी के अंदर उसके जो कोर सिस्टम को समझ लेते हैं कि हमारा अगर ट्रेड बनता है तो हमें वो ट्रेड कैसे लेना है। तो आज के स्टॉक्स को तो हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन पहले वाले जो स्टॉक बने हैं उनमें हमें कब कब बाय मिला, कब कब एग्जिट मिला, कैसे हमें स्विंग लो डिसाइड करना है, कैसे हमें एंट्री डिसाइड करनी है, कैसे हमें एग्जिट डिसाइड करना है, वो सारी बात अभी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेरी ऑप्शन में 1 जाके हमने किया और यहाँ पर हमने खोला एजिस लॉजिस्टिक। ये हमारे लिए सही बाय नहीं बना। ये दूसरा स्टॉक है, ये हमारे लिए सही बाय नहीं बना। अब आप कहेंगे सर ये तो सही बाय बना था तो फिर आज बढ़ा क्यों नहीं? देखिए, अगर ये सही बाय बना होता तो आज इसके हाई को ब्रेक करता। तो जब भी अगर आपका स्टॉक हाई को ब्रेक ना करे तो आपको डेफिनेटली बाय नहीं करना है। यही लाइव केस स्टडी आप लोगों को खास तौर से समझनी है। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने की जल्दबाजी मत कीजिए, पहले चीजों को समझने की जल्दबाजी कीजिए। ये जो सेटअप यहाँ पर आप देखिए, ये बाय कब कब बना था ये हमें समझना पड़ेगा। ये सबसे पहले बाय कहाँ बना था? यहाँ बना था, राइट। अब आप कहेंगे जब यहाँ पर बाय बना तो सर हमारा ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए? तो ये आपके काम की बात है कि अगर इसमें यहाँ पे 649 पे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 650 के ऊपर आपको कहा कि बाय करो, तो यू कैन डेफिनेटली बाय, क्योंकि इसने हमारी सब कंडीशन को सेटिस्फाई किया। ये ब्लू के ऊपर था, ग्रीन के ऊपर था और येलो के भी ऊपर गया। ये जब रिसेंटली येलो को नीचे से काट के ऊपर जाए, पहली कंडीशन तो हम तभी बाय करेंगे, हर बार बाय नहीं करेंगे। दूसरी बात, यहां से बाय बना, स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? देखिए, वैसे स्टॉप लॉस बनता है स्विंग लो का, यानी 650 पे बाय और 570 का स्टॉप लॉस। लेकिन जब ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो तो आपको इतनी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यही कैंडल का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम होना चाहिए 7 से 8% का, उससे बड़ा एसएल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले स्टॉक ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दे देगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर हमने 650 पे बाय किया, 40 रुपए का एसएल लगाया, तो हमारा टारगेट होना चाहिए था 60 रुपए का, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और जब तक स्टॉप लॉस या टारगेट हिट ना हो तब तक दूसरे कोई भी ट्रेड सेटअप बने आपको उसे अवॉइड करना है। उसके बाद यहाँ फिर से नीचे गया, फिर से यहाँ से बाय दिया, फिर से हमारा टारगेट अचीव हुआ, फिर से ये नीचे गया, फिर से यहाँ से बाय दिया और देखिए क्या इसका टारगेट अचीव हुआ? जी हाँ, इसका भी टारगेट अचीव हुआ। तो जब जब भी ये इस तरीके से आपको नीचे जाके ऊपर जाता है आपको लेना है। जब जब भी ये नीचे जाके ऊपर जाए आपको लेना है। तो इस बार डेफिनेटली नीचे गया था, लेकिन हाई के ऊपर हमें लेना था। हाई ब्रेक नहीं हुआ। देखो, स्टेप्स को ढंग से सुनने का फायदा। अगर आपने कहा ये बन गया, चलो आज ही ले लेते हैं, कल का इंतजार क्यों करें, तो आज आपको ऑलमोस्ट 16% डाउन देखना पड़ता, 16% इन अ डाउन साइड, सिर्फ एक स्टेप को फॉलो ना करना। वो स्टेप क्या था? ये वाला, whenever the stock is breaking WMA 22 from below and the candle closes above it, then we should buy the stock। यहाँ पर ये स्टेप मुझे आपको बताना था, ओनली अबव द हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल। अंडरस्टैंड? ये जो चीज होती है, ये जो भी जितने भी लोग जल्दबाजी करते हैं उन्हें समझ आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर इसका हाई ही ब्रेक नहीं हुआ तो आपने बाय ही क्यों किया, और बाय किया तो आज आपको उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। गोदरेज एग्रो, यहाँ पर देखिए जब जब भी बाय बना टारगेट लाया, अभी रिसेंटली बाय बना। अब अगर ये हाई ब्रेक हो गया है तो आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। जिंदाल स्टील, ये यहीं पे कर रहा है, हमने कहा नीचे जाके ऊपर जाना चाहिए, नहीं गया। केपीआर मिल्क का तो रिजल्ट आपने देख ही लिया। फिनिक्स लिमिटेड,
ये देखिए ये वहीं पे घूम कर रहा है, ऐसे स्टॉक को हम नहीं देखेंगे। हमें स्टॉक चाहिए जहां पे फ्रेश ब्रेकआउट्स होते हैं, हमें स्टॉक चाहिए जो इस तरीके से नीचे से ऊपर आते हैं, हम बाय करते हैं, नीचे से ऊपर जाएगा तो इसे भी बाय करेंगे। टाटा स्टील यहाँ पर देखिए कितना प्यारा मूव था। यूपीएल यहाँ पर देखिए पहला मूव, ये दूसरा मूव और ये बन रहा है अब इसका तीसरा मूव। तो यूपीएल भी डेफिनेटली अब आपके लिए एक बाय की अपॉर्चुनिटी बनता है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी को और भी ज्यादा यहाँ पर बैक टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं और कब कब हमें बाय सेल मिला है। तो हम यहाँ पर रैंडमली 4 डेज पे आ जाते हैं कि 4 दिन पहले अगर यहाँ पे कुछ बाय बना था तो उसका भी क्या हो रहा है। Sir, यहाँ all पे these 4 questions आए हैं, should we address them now or after the stock that you're showing? 2 minutes after this. Okay, sir, we'll ओके, सो यहाँ पर देखिए आधार HFC, आप देख सकते हैं आधार HFC 4 दिन पहले बाय बना था 425 पे, जो कि आज चल रहा है 460 पे। देखिए जो स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर सिखाते हैं या आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये स्ट्रैटेजी हम फॉलो नहीं करते। मैं आपको मेरे ही टेलीग्राम चैनल का दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा प्रीमियम पेड चैनल है, कि मैंने वहां पर आधार HFC बाय दिया था या नहीं दिया था, तो आपको समझ कितनी पावरफुल है, आ जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी है। ये देखिए आधार HFC, जिस तरीके से आपको कहा गया है, हमने ये आधार HFC को यहाँ पर बाय दिया था। कितनी तारीख को बाय दिया था? 31 मार्च को बाय दिया था। 425 से 415, टारगेट 440, 460 और 490। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आज मेरा सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया। ये होती है स्ट्रैटेजी की ताकत। गोदरेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर जब बाय दिया, रॉकेट बना दिया। जिंदाल स्टील हमने देखा कि रेंज बाउंड चल रहा है। पावर इंडिया ये हमने देखा रेंज बाउंड चल रहा है। तो जो भी स्टॉक रेंज बाउंड है वो हमारे लिए काम के नहीं है, लेकिन जो इस तरीके से नीचे से आके ऊपर जाए वो डेफिनेटली हमारे काम के। अब पूछिए आपके डाउट्स। यस, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। Yes, sir. One of the viewers has asked, हाई कब ब्रेक होना चाहिए, नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के बाद करे तो भी इज इट फाइन? कभी भी हाई ब्रेक हो, अगर उससे पहले उसका लो ब्रेक ना हो तब तक ये हाई जस्टिफाइबल है। ये चाहे अगले दिन हो, 2 दिन बाद हो या 4 दिन बाद हो। आज जैसे कि अभी हमने देखा एक स्टॉक के अंदर, स्टॉक का नाम क्या था, अवंती फीड, राइट। अब अवंती फीड में आपके लिए लाइव एग्जांपल है कि उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और उसका तो पूरा गेम ही चेंज हो गया। तो ये हमारे लिए कभी भी बाय नहीं बनेगा। अगर वो यहीं पे मूव करता और 2 दिन बाद हाई ब्रेक करता तो हम शायद ले सकते थे उसको। और क्या क्वेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वही हाई ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग के बाद कितने दिन में हाई ब्रेक होना चाहिए? जो ओपनिंग में उन्होंने पूछा वही क्लोजिंग में अभी पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली सेम ही चीज होगी। यहां से जैसे ये हुआ, अब अगले दिन हाई ब्रेक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी होता तो जब तक उसका हाई ब्रेक ना हो तब तक हम नहीं लेंगे, पर उससे पहले लो ब्रेक हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये देखिए जो बाय बना है अगले दिन हो ही जाता है 90%, बट नहीं हुआ है तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी। ओके, वन ऑफ द व्यूअर्स ने ये भी पूछा है कि डेली एट ईओडी अगर हम स्ट्रेटेजी रन करते हैं, नोट डाउन करते हैं स्टॉक्स जो ये स्ट्रेटेजी में शो अप होते हैं, देन बाय द नेक्स्ट डे आफ्टर इट ब्रेक्स द प्रीवियस डेज हाई, यही थी स्ट्रेटेजी, राइट? आर दे करेक्ट? दे आर रीअश्योरिंग कि ये बराबर उन्होंने समझा है? मतलब उनका कहने का मतलब हाई के बाद ही क्यों? नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजी आज रन करेंगे ईओडी में और बाद में कल के दिन में जब हाई ब्रेक करता है तब हम खरीदते हैं, हम राइट जा रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली ऐसा ही। आज आपने जो भी क्वेरीज रन करी हम रिसेंटली कर देते हैं।
अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ। 0 क्या मतलब, आज के जितने भी स्टॉक मेरी इन कंडीशंस को जस्टिफाई करेंगे वो सारे स्टॉक यहाँ पे दिखेंगे, राइट। इनमें से सबसे पहला कौन सा आ रहा है, सिप्ला। अब सिप्ला में आप देख सकते हैं प्रॉपरली हुआ है। अब प्रॉपरली हुआ है तो कल अगर ये हाई ब्रेक होगा तो मैं लूंगा। ये कल हो, परसों हो, तरसों हो, जब तक ये इसके ऊपर है तब तक ये वैलिड है। उससे पहले नीचे आ गया तो डिस्क्वालीफाई। ओके, यस, और क्या डाउट है? Yes, sir. The next is अगर ये हाई जो है वो अगर 2-3 दिन के बाद ब्रेक होता है सर जी, तो स्टिल विल इट बी अ बाय? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, मैं इसको लिख के ही बता देता हूँ। सब लोगों का क्वेश्चन यही आ रहा है अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है ये समझ लीजिए कि जब भी ये जो हमारा हाई है, XYZ हाई है, मान लीजिए सिप्ला का ही 1600 का हाई आज हमको दिख रहा है कि इसके ऊपर हमें लेना है, तो ये हाई, और हमको साथ में ये भी दिख रहा है कि अगर हम 1600 के हाई पे लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, वो हमने एज्यूम कर लिया कि भाई वो स्टॉप लॉस होगा 1490 का। ये हमारा लो है, स्विंग लो, इसे हम क्या कहेंगे, स्विंग लो। तो अगर ये 1600 से 1490 के बीच में अगले 5 दिन तक घूमता है, लेकिन ना 1490 के नीचे जाता है ना 1600 के हाई के ऊपर जाता है, तब तक ये 1600 एक्टिव है। लेकिन अगर उससे पहले 1490 ब्रेक हो गया, मतलब ये स्ट्रेटजी खत्म। ये वाला स्टॉक हम बाय नहीं करेंगे। बाकी 1600 के ऊपर नेक्स्ट डे कर सकते हो, 2 दिन बाद कर सकते हो, 4 दिन बाद कर सकते हो, जब भी 1600 तोड़े तभी लेना है, बाकी नहीं लेना। ओके, यस। सो आई होप द स्ट्रेटेजी इज क्लियर टू एवरीवन। हमने स्ट्रेटेजी को पूरा समझ लिया, हमने स्ट्रेटेजी के स्टेप्स को पूरा समझ लिया, हमने स्ट्रेटेजी की डेप्थ को पूरा समझ लिया, हमने उसको बैक टेस्ट करके देख लिया, हमने उसको लाइव टेस्ट करके देख लिया, हमने उस क्वेरी को आज भी रन किया, कौन कौन से स्टॉक में ये बन रहा है ये भी समझ लिया कि अगर ये बना तो कब लेना है कब नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, ये 1520 के ऊपर बाय करना है, और अगर नीचे जाए तो हमें स्टॉप लॉस लगाना है 1430 का। अब ये तो हो गया हमारा पहला ट्रेड सेटअप। अब अगर ये स्ट्रेटेजी के थ्रू कल हाई ब्रेक होगा तो कल ही ले लेंगे, मंडे को ब्रेक होगा मंडे को लेंगे, ट्यूसडे को होगा, लेकिन कब तक लेंगे, जब तक ये इस येलो लाइन के नीचे बंद नहीं देता तब तक ये वैलिड रहेगा, अदरवाइज ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, तो आई होप स्ट्रेटेजी इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आप सबको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे सर इट्स नाइस एंड डिफरेंट स्ट्रेटेजी। तो आप लोग के जब इस तरीके के कमेंट्स हम पढ़ेंगे तो हमें भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस द व्यूअर्स आर डेफिनेटली लाइकिंग द स्ट्रेटेजी। सो व्हाट डू यू फील, कैसा लग रहा है आप लोगों को? सर इनफैक्ट द स्ट्रेटेजी हैज बीन वेरी क्रिस्टल क्लियर। सोच रहे हैं कि कल ही अप्लाई करके देख ले। And one more query we are going to take because it's a good question. How to be in a trade when market is showing volatility and it hits your stop loss, sir? तो पहली बात, जब आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं तो ये दिमाग को हमें लोड नहीं देना है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, मार्केट शांत रहेगा, मार्केट बुलिश रहेगा या मार्केट बेरिश रहेगा। अगर आप ऐसा सब सोचने लगोगे तो फिर स्ट्रेटेजी के स्टेप्स का मतलब क्या रहेगा, राइट और रॉन्ग? अगर मैंने ये सोच के यहाँ पर ये ट्रेड नहीं लिया होता सिप्ला का तो मेरे तो इतने बड़े ट्रेड को मैं मिस कर देता। अगर ये वोलेटिलिटी को देखकर मैं भागने लगा तो हम है ही कौन इस मार्केट में वोलेटिलिटी को रोकने वाले या जस्टिफाई करने वाले? हमें तो यही मानना है कि मार्केट हमेशा वॉलेटाइल ही रहता है। तो ही जाके तो ये चार्ट में मूवमेंट आएंगे, और मूवमेंट आएंगे तो ही तो आपके टारगेट आएंगे, और टारगेट को कभी कभी स्टॉप लॉस भी आएंगे। एक्सेप्ट द लॉसेस, अगर आप लॉस को एक्सेप्ट करना नहीं जानते तो ये मार्केट आपके लिए बना ही नहीं है। तो एक्सेप्ट द लॉसेस एंड फॉलो द रूल्स। अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो कभी डरने की जरूरत नहीं है, बाकी नहीं करोगे तो हमेशा डर लगा रहेगा।
राइट। आई होप ये बात सब एग्री करेंगे कि अगर आपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करी तो ही डर लगता है। हम जब तक पानी में नहीं उतरते तब तक तैरने से डर लगता है, लेकिन जब तैरना सीख जाते हैं तो पानी में मजा आता है। वही तैरना जिससे आप डरते थे डूब जाएंगे, वही अब आपके लिए स्विमिंग बन जाता है कि नहीं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो तैरना नहीं आएगा तब तक तो मरने का डर लगा ही रहेगा, लेकिन तैरना सीखोगे तो कभी डर नहीं लगेगा। पानी में तो मछली भी आएगी, तेज बहाव भी आएगा, वेव्स भी आएंगी, लेकिन स्विमिंग का मजा भी आएगा। तो मार्केट में स्विंग ही नहीं होंगे, वोलेटिलिटी नहीं होगी, तो आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे कैसे? तो स्विंग या मूव्स तो डेफिनेटली जरूरी होते हैं। यस। Well said, sir. Well said. We have two more questions, sir. एक व्यूअर ये भी पूछ रहे हैं, अगर मार्केट फुल अप ट्रेंड में है तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजी आपको 40 से 50 स्टॉक दिखा देगी। तो फिर उस टाइम पे हम कैसे चूज करेंगे कौन से स्टॉक्स? समथिंग विच हैज द स्विंग, आई थिंक दैट शुड बी द बेसिस, राइट? तो 200 या 100 के ऊपर वाले दिखाएंगे ना, 22 को तोड़ने वाले तो 4-5 ही बचेंगे। I think the answer is in the already as you said कि आपको जो कंडीशंस आप डाल रहे हैं दैट विल एनी विच वेज आपको फिल्टर करके ही वो देंगे ऑप्शंस। एग्जैक्टली। जो ऊपर चला गया है वो उसको दिखाएगा नहीं, जो बन रहा है वही स्टॉक ये दिखाएगा। राइटली सेड सो। सर इसमें वॉल्यूम या और कोई कंडीशन भी देखनी रहती है? नहीं, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, बस ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जाए तो हमें बाय करना है, और अगर टारगेट आ जाए तो एग्जिट करना है, और स्टॉप लॉस आ जाए तो भी एग्जिट करना है। ये 3 रूल के अलावा चौथा और कोई रूल नहीं। We have one of the viewers again asking high break should be on closing basis या intraday, sir? इंट्राडे। Right. ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी चलेगी स्ट्रेटेजी सर जी? नहीं, वीकली पे ये बहुत ज्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस के साथ दिखाएगा। वो आप लोग अगर पेशेंस रखते हैं तो ही करना चाहिए। वीकली पे जनरली आपको इस तरीके के स्विंग ट्रेडिंग सेटअप पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए बार बार ऊपर नीचे करेगा तो हाथ में आया हुआ प्रॉफिट भी लॉस में बदल जाएगा। तो आप जब स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम डेली ही होता है। क्या इंडेक्स में ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं सर जी? इंडेक्स में नहीं कर सकते। इंडेक्स तो एक ही रेंज में घूमने वाली चीज है, वो 4 दिन ऊपर जाता है, 6 दिन नीचे आता है, तो ये स्ट्रेटेजी वहां कैसे काम करेगी? राइट सर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में सर जी अप्लाई कर सकते हैं? सॉरी? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, वो हमने स्ट्रेटेजी को पढ़ाने से पहले ही स्टेप बताए थे अपनी पीपीटी में कि कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको कैश मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपके पास एक प्रॉपर हेजिंग सेटअप होना चाहिए। नहीं है तो ऑप्शन को छोड़ दीजिए। I think we have answered most of the queries, sir. And thank you very much, Mr. Hitesh Somani, for sharing your valuable insights with us. आपने जो स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में हमें बताया है, जो हमें स्विमिंग करना सिखाया है, वो हम सबके लिए एक नया पर्सपेक्टिव था। आपका प्रैक्टिकल अप्रोच और क्लियर एक्सप्लेनेशंस ने हमें सबको स्टॉक मार्केट को समझने में मदद कर दी है। आपकी गाइडेंस हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, और हम आपके फ्यूचर इन more strategies and more sessions like these का इंतजार करेंगे। Once again, thank you everybody, thank you all the attendees, thank you sir so much for being with us today. Thank you so much. So I hope the session was a good session for everyone. Yes sir, we are getting a lot of comments as where the strategy has been very nice. It has been a lovely webinar. The continuous comments are coming in, sir. Thank you so much again. Thank you so much. Yes.